हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो सुपरफास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 53। इससे पहले ऑलरेडी 52 सेट्स रिवीजन के अपलोडेड हैं। साथ ही साथ वैसे बहुत सारे सेट्स अपलोडेड हैं जो कि जिसमें चारों ऑप्शंस को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। तो कौन सा राज्य रहा है शीर्ष स्थान पर? तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन रहा है। अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला कौन सा राज्य रहा है, तब आपका आंसर जो है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? इला बेनील बलारीवन ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में शोभा नायडू का निधन हो गया है। वो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो शोभा नायडू की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी की। नेक्स्ट कह रहा है कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो निम्न में से किस देश के द्वारा? तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मेजबानी जो है वो भारत के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। इससे पहले भी भारत जो है वो 2012 और 2016 में ब्रिक्स का अध्यक्ष रह चुका है। नेक्स्ट कह रहा है अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा सर्व पावर योजना शुरू की गई है? तो सर्व पावर योजना जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा शुरू की गई है। इस सर्व का मतलब होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसका उद्देश्य जो है वो महिला शोधकर्ताओं को उभारने में सहयोग करने के साथ साथ विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है? देखिए जोबियन ग्रह की अगर हम लोग बात करते हैं तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो गैसीय ग्रह हैं इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जोबियन ग्रह कहा जाता है। जोबियन ग्रह का मतलब ही होता है पृथ्वी के समान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, यहाँ पूछ रहा कौन नहीं है, तो बृहस्पति है, यूरेनस भी है, शनि भी है, मंगल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल जो है वो जोबियन ग्रह नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिग बैंग की घटना जो है वो कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो बिग बैंग की घटना जो है वो लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। वही लगभग 13.7 वर्ष पूर्व जो है वो बिग बैंग की प्रक्रिया के कारण इस गोलक में भीषण विस्फोट हुआ जिससे इसका विस्तार हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? तो कोयला जो है वो अवसादी सेल का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी सेल का। और अवसादी सेल का जो निर्माण है वो मूल सेल स्रोतों से विखंडित हुए कणों से बने अवसाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वायुमंडल में हीलियम गैस के का आयतन के अनुसार प्रतिशत है। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि नाइट्रोजन का सबसे अधिक है 78.08%, फिर ऑक्सीजन है लगभग 21%, उसके बाद आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियोन, फिर हीलियम। यहाँ आपसे पूछ रहा है हीलियम का, तो हीलियम का है 0.0005%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि सारगैसो सागर जो है वो किस महासागर का भाग है? तो यह जो है वो अटलांटिक महासागर का भाग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर का भाग है। देखिए जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसमें जो गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित जो शांत जल का क्षेत्र है उसको ही सारगैसो सागर कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र जो है वो अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वहीं अगर हम लोग 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो 9 डिग्री चैनल जो है वो कावारती और मिनिकॉय के मध्य है।
नेक्स्ट कह रहा है कि कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो है वो बृहद हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो ज्वारंदमुख का निर्माण करती है। देखिए जो प्रदीपीय नदियाँ मुहाने पर अपने ज्वारंदमुखी, जिसको कि हम लोग छोटे डेल्टा बोलते हैं, तो छोटे डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे कि नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। नेक्स्ट कह रहा है कि इंद्रावती जो है वो किस नदी की सहायक नदी है। तो इंद्रावती हो गया, प्राणहिता हो गया, पैनगंगा हो गया, बैनगंगा हो गया, यह सब जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। नेक्स्ट कह रहा है कि पंपा सरोवर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो पंपा सरोवर जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक से ही याद रखिएगा, कर्नाटक में ही कुचिकल जलप्रपात है, जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये सब भी जो है बेलांदूर झील है, ये सब जो है वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि पोचमपाद परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थापित किया गया है। तो पोचमपाद परियोजना जो है वो तेलंगाना नदी में तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी पर स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन जो है वो किस राज्य में होता है। तो भारत का टीन का अधिकांश उत्पादन जो है वो छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा जिला है वो टीन उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। आगे कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र होने के कारण अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। वहीं याद रखिएगा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा जो है वो भूटान से नहीं लगती है। देखिए भूटान की अगर सीमा की हम अगर बात करते हैं तो भूटान की सीमा जो है वो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और भूटान जो है वो लगभग 6,900 किलोमीटर जो है वो अपनी सीमा साझा करता है और 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य की सीमा से नहीं लगती है। तो देखिए हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश से लगती हैं, पश्चिम बंगाल से लगती हैं, असम से लगती ही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट कह रहा महावीर ने अपना उपदेश जो है वो किस भाषा में दिया था। तो महावीर जो है वो अपना उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा में। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि बुद्ध जो है वो अपना उपदेश किस में दिए थे, तो बुद्ध जो है वो अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ स्थापित किया था। तो शुंग शासकों जो है वो अपनी राजधानी जो है वो विदिशा में स्थापित किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विदिशा में स्थापित किया था। और पुष्यमित्र शुंग जो था वो बृहदत्त की हत्या करके 185 ईसा पूर्व जो है वो मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट कह रहा है कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था। तो चेदी वंश का संस्थापक की अगर हम लोग जो कलिंग के चेदी वंश है उसका संस्थापक जो था वो महामेघवाहन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और खारवेल जो था वो इस वंश का एक महानतम शासक था। और वसुदेव जो था, अगर हम इस वसुदेव की बात करते हैं तो वसुदेव जो था वो कर्ण वंश का था और सिमुक जो था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम हुन आक्रमण जो है वो किसके समय में हुआ था। तो पहला हुन आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। और भीतरी स्तंभ से हमें ये पता लगता है कि स्कंदगुप्त के समय ही प्रथम हुन आक्रमण हुआ था। लेकिन स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था, यह पता चलता है जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट कह रहा है कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। तो महमूद गजनबी जो है वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और उस समय भीमदेव जो था वो कठियार बाढ़ का शासक था। तो
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1025 में। और याद रखिएगा इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति जो है वो हाथ लगी थी। नेक्स्ट कह रहा है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था और साथ ही साथ कुतुबुद्दीन जो था वो बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का भी निर्माण जो है वो शुरू करवाया था। नेक्स्ट कह रहा है इब्न बतूता जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है वो लगभग 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जो कि एक मोरक्को का निवासी था। और इब्न बतूता जो है वो एक रिहला नामक पुस्तक की भी रचना किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि सरहिंद का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध जो है वो मुगलों एवं सिकंदर सूर के बीच 1555 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1555। याद रखिएगा सरहिंद के युद्ध में मुगलों का नेतृत्व जो है वो बैरन खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचतंत्र का अनावरण ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो फारसी भाषा में इसका अनुवाद जो है वो हुसैन इब अली बैज के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बदायूनी से याद रखिएगा इसने रामायण का, और इब्राहिम सरहिंदी से याद रखिएगा इसने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह के द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो निजाम उल मुल्क की उपाधि जो है वो चिनकलीज खान को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी चिनकलीज खान। चिनकलीज खान से याद रखिएगा 1724 में इसने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो किस वर्ष लागू की गई थी? तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा सार्वजनिक समाज की स्थापना जो है वो किन के द्वारा किया गया था? तो सार्वजनिक समाज की स्थापना जो है वो महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा 1871 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए महादेव गोविंद रनाडे से याद रखिएगा इन्होंने 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना किया था। और महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुण्य जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। साथ ही साथ महादेव गोविंद रनाडे को गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा मद्रास की संधि जो है वो किन के बीच हुई थी? तो मद्रास की संधि जो है वो अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था, क्योंकि जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो 1767 से लेकर 69 तक, और इसी के बाद फिर 1769 में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच क्या होता है? मद्रास की संधि होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो नवजीवन समाचार पत्र के संपादक थे महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से और याद रखिएगा यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, हिंद स्वराज हो गया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो गया, ये सब का संबंध जो है वो महात्मा गांधी से है। नेक्स्ट कह रहा है यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो यूके सिन्हा समिति जो है वो एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइज यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा यानी कि आर्टिफिशियल मनी है, तो यह कौन है? यह है एसडीआर, जिसको हम लोग स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी विशेष आहरण अधिकार। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? तो देखिए पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निवेश ही शामिल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो निवेश हो गया, ऋण भुगतान हो गया, ऋण वितरण हो गया, यह सब जो है वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? बजटरी घाटा में अगर हम लोग उधार एवं अन्य देयताएं को जोड़ देते हैं तो वो क्या निकल जाता है? राजकोषीय घाटा निकल जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बजटरी घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं। नेक्स्ट कह रहा है कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूलन करता है तो इसका प्रभाव होता है। तो देखिए जब कोई देश अपना मुद्रा का अवमूलन करेगा, मतलब अवमूलन का मतलब होता है कि मुद्रा के मूल्य में आधिकारिक रूप से गिरावट करना या कमी करना,
और जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो निर्यात सस्ता हो जाएगा और आयात जो है वो महंगा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। नेक्स्ट कह रहा है आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन यानी कि डीवैल्यूएशन किया गया है? तो अब तक 3 बार किया गया है भारतीय मुद्रा का। एक बार 1949 में, एक बार 1966 में और एक बार 1991 में। यही 3 बार जो है वो भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR होता है, IMF के पास रिजर्व कोष होता है, स्वर्ण भंडार भी होता है और विदेशी परिसंपत्तियां जैसे कि शेयर, बॉन्ड, विदेशी मुद्रा, ये सारे चीज़ भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, 1, 2, 3 और 4 चारों। नेक्स्ट कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रक्रिया नियम समिति के हाँ थे, संचालन समिति के भी थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी थे, साथ ही साथ राष्ट्रध्वज संबंधित आदर्श समिति के भी अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता की अगर हम लोग बात करते हैं तो शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं, यह नहीं है। दोहरी कार्यपालिका, हाँ ये है। और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 जो है वो सही है। बाद बाकी शक्तियों के कठोर पृथक्करण की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो संसदीय शासन प्रणाली की नहीं बल्कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली की एक विशेषता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है? कह रहा है कि सही नहीं है, यहाँ से यह पूछ रहा है यह असीमित नहीं है, तो यह गलत है, यह सही है। मतलब सही नहीं है यहाँ पूछ रहा है तो यह तो सही है। यह कह रहा है ये अस्थाई नहीं है। देखिए मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य जो है वो उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। फिर कह रहा है ये अस्थाई नहीं है, यह अस्थाई नहीं है, ये भी सही है क्योंकि संसद इनमें कटौती कर सकती है। फिर कह रहा है ये बाध्य योग्य होते हैं, ये भी सही है क्योंकि मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति जो है वो अदालत जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो तीनों तो सही ही है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट कह रहा है एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। BR अम्बेडकर का यह कथन जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह बात कर रहा है अनुच्छेद 32 जिसमें कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो संयुक्त बैठक जो है वो अनुच्छेद 108 के तहत अगर किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति है तब राष्ट्रपति बुला सकता है, लेकिन अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। सॉरी। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 76। कह रहा लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। तो देखिए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिसमें से राज्यों से अधिकतम 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 20। लोकसभा से याद रखिएगा लोकसभा की संरचना जो है वो अनुच्छेद 81 में वर्णित है और सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। कह रहा है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। राज्यसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो राज्यसभा जो है वो एक उच्च सदन है, यह एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकती है और सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या जो है वो 250 हो सकती है। नेक्स्ट कह रहा है भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो किसका अनुमोदन अनिवार्य है? संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद का अनुमोदन जो है वो अनिवार्य है। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट कह रहा है कि चिराग शेट्टी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो चिराग शेट्टी जो है वो बैडमिंटन से संबंधित हैं, जिनको कि 2020 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष यानी जो ट्राई है, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं पीडी वाघेला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम लोग ट्राई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1997 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य के काची नेमू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यह किया गया है आसाम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम से याद रखिएगा, असम का बोकासोल चावल और तेजपुर लीची को भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसार स्थल घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की स्थापना जो है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अभी फ़िलहाल भारत में रामसार स्थलों की संख्या कितनी है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अभी फ़िलहाल भारत में कुल रामसार स्थल की संख्या जो है वो कितनी है। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की अध्यक्ष कौन है। तो कौन है, तुर्की के हैं, उनका नाम है बोल्कन बोजविकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है अगस्त 2020 में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया। तो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो है वो केरल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। केरल से याद रखिएगा, केरल में ही थुम्बी महोत्सव भी मनाया गया है, और चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो है वो 2020 में भी कोची कोरल में ही बनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमक सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत को स्थान जो है वो 74वां स्थान मिला है, और पहले स्थान पर जो है वो स्वीडन है, और जारी किसके द्वारा किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि पब्लिक अफेयर्स अवार्ड जो है वो 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया है। तो बड़े राज्यों में केरल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जबकि अगर अंतिम स्थान देखा जाए तो अंतिम स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश को है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि छोटे राज्यों में, तो छोटे राज्यों में गोवा जो है वो प्रथम स्थान पर है, और केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछे तो पुडुचेरी जो है और लक्षद्वीप, ये दोनों का जो है वो शीर्ष स्थान है। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया। तो ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन जो है वो ब्रिटेन में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट कह रहा है कि किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है रानी रामपाल को, और रानी रामपाल जो हैं वो यह पुरस्कार पाने वाली विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रानी रामपाल। नेक्स्ट कह रहा है कि जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता कौन हैं। तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता जो हैं वो एक मलयालम साहित्य के लेखक हैं, जिनका नाम है एस हरीश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, और इनकी उपन्यास है मॉस्टेक। इन्हीं उपन्यास के लिए इनको यह जेसीबी साहित्य पुरस्कार जो है वो दिया गया है, और इसे जो है वो भारत में सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार भी माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो इसका संपन्न जो है वो मुंबई में हुआ है, और इसका थीम जो था वो था भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, मुंबई से याद रखिएगा, मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव, गुड़ी पड़वा महोत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा वर्ष 2020 में टाइलर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया। तो टाइलर पुरस्कार जो है वो पवन सुखदेव और डॉक्टर ग्रेचन सी डेली को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पवन सुखदेव। कह रहा है कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था। तो हरियाणा जो था वो कोविड-19 की महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य था। केरल में पहला केस मिला था, कर्नाटक में पहली मौत हुई थी, और राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट कह रहा 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है वो किस देश के द्वारा की जाएगी। तो यह इटली के द्वारा।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली के द्वारा 2026 में किया जाएगा, याद रखिएगा। इससे पहले लेकिन 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में बीजिंग चाइना में होगा। नेक्स्ट कह रहा है दुनिया के सबसे बड़े जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण जो है वो किस राज्य में किया जा रहा है। तो यह जो है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा गुजरात के तापी जिले के दोसबाड़ा में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। नेक्स्ट कह रहा है कि दी एंड गेम पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है। दी एंड गेम जो है वो पुस्तक जो है वो एम्स हुसैन जैदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हुसैन जैदी के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 74 कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। तो डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य जो है वो भारत का कब तक रखा गया है, 2024 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2024 तक। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमंत पांडे को किया गया है। तो नेक्स्ट कह रहा हाल ही में सदर जापरोव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो सदर जापरोव को किर्गिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जो है वो मध्य एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी है बिश्केक। नेक्स्ट कह रहा देश का पहला परागणकर्ता पार्क जो है वो कहाँ विकसित किया गया है। तो यह जो है वो उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो एक सदिश राशि नहीं है, यहाँ आपसे पूछ रहा है। तो सदिश राशि नहीं है यहाँ आपसे पूछ रहा है, मतलब अदिश राशि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा, क्योंकि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है। नेक्स्ट कह रहा है ताप के बढ़ने से द्रव्यों की श्यानता। तो ताप के बढ़ने से द्रव्यों की जो श्यानता है वो घट जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाती है। देखिए द्रव और गैसों में श्यानता का गुण पाया जाता है। द्रवों में श्यानता जो है वो ताप बढ़ने से घट जाती है, लेकिन गैसों की श्यानता जो है वो ताप बढ़ने से बढ़ जाती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकीय हो जाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, क्लोराइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारा चीज़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट है कह रहा है प्रकाश का तरंग जो है वो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइगेंस के द्वारा। देखिए प्रकाश की प्रकृति जो है वो कण और तरंग दोनों की होती है। न्यूटन के कणिका सिद्धांत में प्रकाश को कणों से निर्मित माना गया है, जबकि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत में प्रकाश को तरंग के रूप में माना गया है। इस प्रकार प्रकाश जो है वो दोहरी प्रकृति जो है वो रखता है। नेक्स्ट कह रहा है सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल दर्पण का। साथ ही साथ याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो दाढ़ी बनाने के काम में, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, ये सब में भी किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं। तो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का अवयव है तांबा, जस्ता और निकल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा, जस्ता और निकल। नेक्स्ट कह रहा है कि अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है वो किसका उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम सल्फेट का, मतलब Al2SO4 का होल 3, यही तो होता है एल्युमिनियम सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्नेलाइट जो है वो किस धातु का यस्क है। तो कार्नेलाइट जो है वो मैग्नीशियम का यस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होगा 12 और इसको हम लोग Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टारफिश जो है वो किस संघ का जंतु है। तो स्टारफिश जो है वो इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांक है।
तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक जो है वो सबसे बड़ा कोशिकांग है, और अगर सबसे छोटा कोशिकांग पूछ लेगा तब हो जाएगा राइबोसोम्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि यदि माता का रक्त समूह ओ है और पिता का रक्त समूह ए बी है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा। तो बच्चों में संभावित रक्त समूह ए और बी होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है एंथ्रेक्स रोग जो है वो किसके कारण होता है। तो एंथ्रेक्स रोग जो है वो जीवाणु से होने वाला रोग है जो कि त्वचा एवं फेफड़े को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन जो है वो घाव भरने में सहायक होता है। तो घाव भरने में सहायक जो होता है वो होता है विटामिन सी, जिसका कि केमिकल नाम है स्कॉर्बिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। और विटामिन सी जो है वो आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो यह करता है हाइपोथैलेमस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है वो वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। तो वृद्धि रोधक पादप हार्मोन कौन है, एब्सेसिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है। तो यह जो है वो आमाशय से ही, मतलब स्टोमक से ही शुरू हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि नांगकी नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है। सॉरी, कह रहा है कि तो ये कहाँ स्थित है। तो यह नागालैंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नेक्स्ट कह रहा है ऊर्जा पिरामिड होता है। तो ऊर्जा पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा। नेक्स्ट कह रहा है वेनेजुएला की राजधानी कराकस निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो वेनेजुएला जो है वो एक साउथ अमेरिका का देश है जिसकी राजधानी है कराकस, जो कि ओर्निको नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा 38वीं समानांतर रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो यह जो है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो निम्न में से किन के द्वारा किया गया। तो इकोलॉजी का सर्वप्रथम जो है वो हैकेल के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा ट्रांसले जो है वो सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ इकोलॉजी है वो इकोसिस्टम है। कह रहा स्टॉटिंग किस देश के संसद का नाम है। तो यह जो है वो नॉर्वे की संसद का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। यह एक यूरोप का देश है जिसकी राजधानी है ओस्लो। नेक्स्ट कह रहा है युद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से एक और नृत्य याद रखिएगा, मुखौटा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।